तो बच्चों, विश्व भूगोल के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये वाला जो हमारा क्लास होगा ये ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में होगा। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, या ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा इस क्लास में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा जो टॉपिक है विश्व भूगोल के अंदर वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, तो आप देखोगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो मैंने कहा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण जो हमने कहा लावा का बाहर आना या अन्य पदार्थों का बाहर आना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट को ही ज्वालामुखी कहा जाता है। तो मैंने कहा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण जो अन्य पदार्थों का या हमने कहा मैग्मा का बाहर आना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी के आंतरिक बलों, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण मैग्मा या अन्य पदार्थों का बाहर आना ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के अंदर हमने कहा आंतरिक बलों के कारण उसका जो नीचे का हमने कहा अवसाद होता है या मैग्मा होता है वो बाहर आता है या अन्य चीज़ें बाहर आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है ये जो इसके विभिन्न अंग हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो ज्वालामुखी के जो अंग होते हैं जैसे आप देखोगे ज्वालामुखी के अंग, ठीक, ज्वालामुखी के अंग, तो कौन कौन से ज्वालामुखी के अंग होते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे आपका होता है ठीक है, पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। तो ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं, तो मैंने कहा ये जो आपको दिखाई दे रहा है आंतरिक बलों के कारण जो अवसाद या हमने कहा मैग्मा जो है ये निकल कर बाहर आता है इस नली के माध्यम से, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मेन वेंट, मतलब जो प्रमुख नली है इसका, ये इसको क्या कहते हैं, इसको मेन वेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा मेन वेंट, ये वाली प्रमुख नली या इसको मुख्य नली कहा जाता है, मुख्य नली या मैंने कहा मेन वेंट कहा जाता है। ठीक है, बाकी उसके बाद मैंने कहा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी वेंट कहा जाता है, मतलब द्वितीयक जो नली होती है। प्रमुख नली यही है जिसके माध्यम से ज़्यादातर हमने कहा जो आपका मैग्मा है या अवसाद है पृथ्वी के अंदर का वो आता है बाहर की तरफ, इसको मेन नली कहा जाता है, मेन वेंट कहते हैं। बाकी सेकेंडरी वेंट या जो हमने कहा द्वितीयक नली होती है, ये जो साइड से हमने कहा दरारों के अंदर जब ये जो है लावा फैलता है तो इसको कहा जाता है, हमने कहा सेकेंडरी वेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग आपका क्रेटर होता है, इसको क्रेटर कहा जाता है। और यही भाग जब हमने कहा बड़ा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कार्डेरा कहते हैं, ये वाला भाग। तो जो आपका क्रेटर होता है वही कार्डेरा भी होता है। जब हमने कहा उसका रूप जो हमने कहा उसका जो विस्तार ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, उसको कार्डेरा कहते हैं। प्रारंभ में एक क्रेटर ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु। इस तरह का जो निर्माण होता है, इस तरह की जो आकृति का निर्माण होता है, इसको ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है इसको। बाकी मैंने कहा
ये जो आपको आसपास दिखाई देता है इसको कहा जाता है लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश। जो राख है ये राखों का ढेर है, ये लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका मैग्मा, ठीक है। ये जो मैग्मा है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्मा, जो आपका निचली सतह में होता है। तो देखिए जब भी हमने कहा, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे जब भी आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा कोर है, बाकी उसके बाद मेंटल है और उसके बाद आपका जो है भूपर्पट्टी है। तो इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये वाला होता है आपका, हमने कहा कोर होता है, कोर होता है, और ये वाला भाग इसको मेंटल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मेंटल कहते हैं। तो मेंटल वाला भाग, या हमने कहा इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, ठीक है। और जो दुर्बल मंडल होता है, इसी में हमने कहा ये लावा चैम्बर होता है। क्या होता है यहाँ पर, लावा चैम्बर, लावा चैम्बर। तो ये लावा चैम्बर होता है, और लावा चैम्बर जो हमने कहा जहाँ पर लावा पूरी तरह से, लावा नहीं, जिसको मैग्मा कहते हैं, मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा पूरी तरह से जहाँ पर भरा होता है उसको मैग्मा का चैम्बर कहा जाता है। लावा ये तब कहा जाता है जब हमने कहा ये निकल कर, यहाँ से ये मैग्मा निकल कर, ये हमने कहा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, हमारी धरातल पर आ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, उसको तब लावा कहा जाता है, ठीक है। जब विस्फोट हो जाता है तो पृथ्वी की सतह पर जो हमने कहा मैग्मा पहुँचेगा, तब उसको लावा कहते हैं। आंतरिक सतह में इसको क्या कहा जाता है, इसको मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्मा है, और वही विस्फोट के बाद क्या हो जाता है, लावा हो जाता है, ठीक। तो बाकी ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये राख है, राख और गैस का मिश्रण है, ये राख और गैस का मिश्रण है। बाद में हमने कहा यही जमकर हमारी सतह पर वापस आएगा। जो राख हमने कहा विस्फोट से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ये जमकर हमने कहा जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है, ठीक है। इस तरह से जैसे आप देखोगे इसका घनत्व इतना कम होता है, ये जो राख होता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, इसका घनत्व इतना कम होता है कि पानी के घनत्व से भी कम इसका घनत्व होता है। इसीलिए इससे निर्मित जो आपका पर्वत होता है हमने पर पानी पर तैर सकता है। जैसे आप देखते होंगे जो रामेश्वरम में है, जो पौराणिक कथा रामायण में आप देखते होंगे कि जो है पानी में तैरता हुआ पुल है, तो उसी को हमने कहा इसी का उदाहरण माना जाता है बेसिकली, अगर उसको भूगोल के दृष्टि से देखें, ठीक है। तो हमने कहा ये जो राख है, लावा के द्वारा जो राख निर्मित होती है, तो ये हमने कहा सतह पर आएगा, और सतह पर आने के बाद जमकर ये पर्वतों का निर्माण करता है, और उसका घनत्व हमने कहा पानी के घनत्व से भी कम होता है, ठीक। तो हमने कहा ये जो ज्वालामुखी के भाग होते हैं, एक मुख्य नली होती है, सेकेंडरी नली होती है, बाकी हमने कहा ये आपका मैग्मा होता है नीचे, और जो ऊपर आता है जिसको लावा कहते हैं, बाकी ये आपकी गैस और राख होती है, ठीक है। इसके बाद जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद जो जो चीज़ें हमने कहा निकलती हैं इसके माध्यम से, तो ज्वालामुखी के अंगों के बारे में मैंने बताया कि ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। अब ज्वालामुखी के पदार्थ कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ। तो ज्वालामुखी जब भी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात हमने कहा बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। ये पदार्थ हमने कहा 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं आपके, ये मैंने कहा 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ठोस अवस्था में हो सकते हैं, ठोस अवस्था में, और ये आपका जो है मैंने कहा गैसीय अवस्था में हो सकते हैं, गैसीय अवस्था में, या आपके ये हो सकते हैं द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठीक है। तो जब भी इसको हमने कहा जो पदार्थ हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो पदार्थ निकलते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसको आप देखोगे, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर होता है आपका
ज्वालामुखी बम, ठीक है, ज्वालामुखी बम होता है, या आपका लैपिली इसके अलावा स्कोरिया और इसके अलावा टफ या इसको राख कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने कहा ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जो ठोस के रूप में हमने कहा उसके आंतरिक भाग से निकलेगा, हमारी सतह पर आएगा, उसको मैंने कहा क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी बम। जो हमने कहा बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो सबसे बड़े टुकड़े हमने कहा आंतरिक भाग से हमारी सतह पर आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको ज्वालामुखी बम कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद लैपली, उससे जो हमने कहा आकार में इसकी अपेक्षा ज्वालामुखी बम की अपेक्षा छोटा सा होता है, उसको लैपली कहते हैं। ये आकार में हमने कहा छोटा आकार, किसकी तुलना में, मैंने कहा ज्वालामुखी बम की तुलना में जो छोटा आकार होता है। बाकी जो है स्कोरिया हमने कहा इससे भी छोटा होता है, जैसे मैंने कहा मटर के आकार का, मतलब छोटे छोटे बहुत बारीक आकार के होते हैं, तो मटर के आकार के जो आपके ठोस पदार्थ होंगे उनको स्कैरिया कहा जाता है। बाकी टफ या राख हमने कहा जो आपको दिखाई देता है, पूरा गुबार दिखाई देता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, गैस और राख दोनों मिला होता है एक ही में, तो उसको कहा जाता है टफ या राख। जिससे मैंने कहा कम घनत्व वाले पर्वत का निर्माण होता है, जो मैंने कहा रामेश्वरम में आपका पर्वत है जिसको जाना जाता है एक पुल के रूप में, ठीक है। बाकी है आपका गैसी, और गैसों से आप देखेंगे यहाँ पर गैसों में क्या क्या यहाँ से निकलती हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। तो गैसों के अंतर्गत देखोगे आप तो जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो आपका जल वाष्प निकलता है, जल वाष्प, ठीक है। और जल वाष्प के बाद जो आपका निकलता है कार्बन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो जलवाष्प और मैंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है, और अमोनिया क्लोराइड, ये सारी गैसें मैंने कहा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलती है। आपसे बहुत पूछा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सबसे ज़्यादा गैस कौन सी निकलती है, तो जलवाष्प निकलती है। और उसके अलावा जो गैसें निकलती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो सारी गैसें आपको पता होनी चाहिए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गैसें निकलती हैं। जैसे मैंने कहा जलवाष्प अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये गैसें वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में देखेंगे आप, द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में आप जानते हैं आपका जो है मैग्मा है, मैग्मा द्रव अवस्था में रहता है। बाकी मैग्मा के अलावा जो आपका है लावा है, ठीक। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है, और जब हमने कहा वह सतह पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए पदार्थों के अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पदार्थें तीन रूप में निकलते हैं, एक आपका ठोस रूप में हो सकता है, गैसीय रूप में, और मैंने कहा द्रव अवस्था में हो सकता है, ठीक। इसके बाद ये जो आपका लावा होता है ये दो तरह से हो सकता है, इसको देखेंगे तो ये लावा, मैंने कहा ये लावा अम्लीय हो सकता है और क्षारीय हो सकता है, अम्लीय, ठीक है। ये लावा अम्लीय होता है और मैंने कहा ये क्षारीय होता है, क्षारीय। तो
हमने कहा सिलिका की अधिकता होती है, इस अम्लीय लावा में सिलिका की अधिकता होती है, सिलिका की अधिकता होती है, मतलब 50% से भी ज़्यादा हमने कहा सिलिका इसके अंतर्गत होता है, अम्लीय लावा के अंतर्गत। ठीक, तो अम्लीय लावा में हमने कहा सिलिका की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो हमने कहा लावा दो तरह से हो सकता है, अम्लीय उसका हो सकता है और मैंने कहा क्षारीय हो सकता है। लेकिन ये जो अम्लीय लावा होता है इसमें सिलिका की अधिकता होती है, 50% से ज़्यादा सिलिका इसमें पाई जाती है और इसीलिए इसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो ये जो अम्लीय लावा होता है, इस लावा से जब हमने कहा किसी पर्वत का निर्माण होगा तो हमने कहा ये इस तरह से ये समतल नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है। जैसे आप देखोगे इस प्रकार से, तो हमने कहा इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हो सकता है, उबड़ खाबड़ हो सकता है, क्योंकि ये ठोस रूप में है, ये ठोस ज़्यादा होता है। तो हमने कहा जैसे लावा निकलता है उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी जमता जाता है, जहाँ पे जमता जाता है उसी तरह से वो रूप धारण कर लेता है। तो जिग जैग होता है, मैंने कहा उबड़ खाबड़ होता है ये पर्वत। ठीक है, तो जितने भी पर्वत का निर्माण होगा वो हमने कहा इसी प्रकार के अम्लीय प्रकार के लावे से होता है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। ठीक, और ये जो क्षारीय होता है तो इसमें हमने कहा सिलिका की मात्रा जो है कम पाई जाती है, 50% से कम होता है इसमें हमने कहा सिलिका की मात्रा, इसीलिए हमने कहा ये ज़्यादा ठोस नहीं होता, अपेक्षाकृत इसका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। और घनत्व कम होने के कारण ये हमने कहा पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर पूरी तरह से अच्छे से फैल जाता है ना, पूरी तरह से पूरे सतह पर फैल जाएगा, जिससे हमने कहा ये समतल होता है। इससे जिस पर्वत का निर्माण होगा वो हमने कहा अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा जो है समतल होता है, समतल धरातल का निर्माण, धरातल का निर्माण। ठीक है, तो क्षारीय लावा से समतल धरातल का निर्माण होता है, या समतल थोड़ा अपेक्षाकृत हमने कहा समतल पर्वतों का निर्माण होगा, इससे उबड़ खाबड़ पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा जो ज्वालामुखी का प्रकार होता है अवधि के आधार पर उद्गार के अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर, तो उद्गार के अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी होता है इसका कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, या इसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो मैंने कहा उद्गार के अवधि के आधार पर जो है ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक मैंने कहा सक्रिय ज्वालामुखी होता है आपका, दूसरा जो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, और तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी क्या होता है? शांत ज्वालामुखी, या इसको मैंने कहा मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है ये हमने कहा जो है पास्ट में सक्रिय था, और हमने कहा प्रेजेंट में भी सक्रिय है, और हमने कहा फ्यूचर में भी सक्रिय रहेगा। तो हमने कहा वर्तमान में इसमें उद्गार होता रहता है इस प्रकार के ज्वालामुखी में, सक्रिय ज्वालामुखी में, और हमने कहा पहले भी होता था, और हमने कहा आने वाले समय में भी होता रहेगा, उसी को कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो वर्तमान और जो हमने कहा भूत और भविष्य, तीनों कालों में हमने कहा जिसमें विस्फोट होता रहता है, उद्गार होता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रसुप्त ज्वालामुखी।
तो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होता है आपका, मैंने कहा इसमें कभी जो है भूतकाल में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में हमने कहा क्या है, उद्गार नहीं हुआ है। वर्तमान समय में उद्गार नहीं होता है ना। भूतकाल में इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में कोई उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में हमने कहा इसमें उद्गार हो सकता है। इस ज्वालामुखी में भविष्य में उद्गार हो सकता है, उसी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। बाकी शांत ज्वालामुखी या जिसको हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं, तो मैंने कहा इसमें कभी जो है भूतकाल में कभी जो है उद्गार हुआ था, लेकिन अब जो है वर्तमान काल में ये एक्टिव नहीं है, ना तो हमने कहा इसमें भविष्य में कोई जो है सक्रियता दिखाई देती है। तो शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कभी एक बार या कभी कभी हमने कहा भविष्य में क्या कहते हैं, प्राचीन काल में इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन अब जो है इसमें उद्गार ना तो हो रहा है, ना तो होने की कोई संभावना दिखाई देती है। ठीक है, उसी को शांत ज्वालामुखी या उसको क्या कहते हैं, उसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देखोगे तो सक्रिय ज्वालामुखी के जैसे आपका मोनोलोआ या किलायु या आपका एटना, ये सारे जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, है ना। या इसके बाद आप देखोगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे इसके जो उदाहरण हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के, तो कौन कौन से हैं, तो आपका फ्यूजियामा जापान का है। इसके अलावा बिसूसियस और इसके अतिरिक्त आपका जो है वो है आपका पोपा और नारकोंडम। ये सारे ज्वालामुखी मैंने कहा किसके उदाहरण हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, फ्यूजियामा, बिसूसियस, पोपा या नारकोंडम। उसके बाद मैंने कहा शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी जिसको डेड बाल्केनो कहा जाता है, इसके जो उदाहरण हैं देखोगे तो इसके उदाहरण है आपके किलिमंजारो, जो सबसे बड़ा उदाहरण है किलिमंजारो है। किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है किलिमंजारो। इसके अलावा एकांकागुआ, ठीक है। और इसके अलावा कोहे सुल्तान देवबंद ईरान में पढ़ते हैं कोहे सुल्तान और देवबंद। ठीक है, तो जब भी उदाहरण पूछा जाए कि जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी, तो मोनोलोवा, किलायु, एटना, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी। बाकी प्रसुप्त ज्वालामुखी तो फ्यूजियामा, बिसूसियस, पोपा, नारकोंडम, ये सारे जो है आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। बाकी शांत या जिसको डेड या हमने कहा मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, किलिमंजारो, एकांकागुआ, कोहे सुल्तान, देवबंद, ये सारे जो उदाहरण हैं ये शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जिसमें हमने कहा भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से देखते हैं आगे। मैंने कहा जो है सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए मैंने आपसे बताया ना कि सक्रिय ज्वालामुखी ये हमने कहा प्राचीन काल में जो है इसमें जो है भूतकाल में सक्रियता थी और आज भी सक्रियता है और आने वाले समय में भी हमने कहा इसमें सक्रियता बनी रहेगी, तो इसको कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी का हमने कहा जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है आपका किलाउ। कौन सा है? किलाउ। किलाउ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे बड़ा उदाहरण। कहाँ पर है ये किलाउ? तो ये है आपका हवाई द्वीप में।
हवाई द्वीप। ठीक है, क्युलाओ ज्वालामुखी जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पे है? हवाई द्वीप के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर सक्रियता के मामले में देखें तो कौन सा है वो आपका? क्युलाओ ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक सक्रिय। तो जब भी पूछा जाए सर्वाधिक सक्रिय, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका कौन सा है? क्युलाओ। कहाँ पे? हवाई द्वीप के अंदर, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है, प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, यहीं पर आप देखोगे तो है आपका मोनोलोवा, मोनोलोवा। और मोनोलोवा जो ज्वालामुखी है, ये मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है। मैंने कहा ये चीज़ें जो है, जैसे मैंने कहा जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका क्युलाओ है हवाई द्वीप के अंदर। और हमने कहा हवाई द्वीप में ही हमने कहा मोनोलोवा के अंदर, मोनोलोवा जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोनों बातों में अंतर है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वो आपका क्युलाओ है, और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो आपका मोनोलोवा है। और ये जो मोनोलोवा है, इसको मैंने कहा कि प्रशांत महासागर में, कहाँ पे? प्रशांत महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर, दोनों प्रशांत महासागर के अंदर हैं, प्रशांत महासागर के अंदर। तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसे? प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा। ठीक है, तो मोनोलोवा ज्वालामुखी को मैंने कहा इसे प्रशांत सागर का चौराहा कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसके बाद जो अन्य सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो है आपका कोटापैक्सी, कोटापैक्सी। और ये कोटापैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर के अंदर, इक्वाडोर में। ठीक है, और ये सर्वाधिक ऊंचा जो है ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक ऊंचा, ऐसा कहना है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो मैंने कहा जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है आपका? वो है आपका कोटापैक्सी। और कोटापैक्सी कहाँ पर पड़ता है? हमने कहा इक्वाडोर के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप में, इक्वाडोर के अंदर। इसके बाद आप देखोगे तो एक है आपका ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो, डेल सैलाडो। और ये जो आपका ओजस डेल सैलाडो है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वो आपका कोटापैक्सी है, इक्वाडोर के अंदर। लेकिन मैंने कहा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो कौन सा है? वो है आपका ओजस डेल सैलाडो। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कोई ये ज्वालामुखी है, ये सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव है ये। लेकिन हमने कहा अगर कोई सतह यहाँ पर है
और उसके बाद कोई ज्वालामुखी है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सैलाडो है। ये आपका जो है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ओजस डेल सैलाडो, ठीक। उसके बाद मैंने कहा इसमें जो चीजें हैं, अगला है एटना। एटना ज्वालामुखी, और एटना है सिसिली में, सिसिली द्वीप पर। कहां पर? सिसिली द्वीप, सिसिली में, ठीक है। तो भूमध्य सागर में हमने कहा सिसिली द्वीप है एक, भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में, वहां पर है आपका एटना ज्वालामुखी। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, और बाबू इसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो जो आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। तो जब भी सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाए, प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी मुनलोवा, कोटापैक्सी, ओजस डेल सैलाडो, एटना और स्ट्राम्बोली है। और इसके अलावा आप देखेंगे एक और है आपका चिम्बराजो, चिम्बराजो, ये भी इक्वाडोर के अंदर है, ठीक है, इक्वाडोर में, इक्वाडोर। इक्वाडोर। इसके अलावा आप देखेंगे जो है कराकोटोवा, कराकाटोवा, और कराकाटोवा जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है। और ये इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, क्योंकि यहां बार बार होता रहता उद्गार इंडोनेशिया में। सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सबसे अधिक अगर इंडोनेशिया के अंदर उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो कहां पर होता है? तो मैंने कहा वो यहां पर होता है हमारे कराकाटोवा में, ठीक है। इसके बाद जो हमने कहा आपका प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं? प्रसुप्त मतलब हमने कहा जिसमें भविष्य में उद्गार हो सकता है, वर्तमान में कोई उद्गार नहीं हो रहा है, और हमने कहा भूतकाल में इसमें उद्गार हुआ था, ठीक है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है आप जानते हैं, विसुसियस, विसुसियस, इसके अलावा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, और नारकोंडम, नारकोंडम, और इसके अलावा आपका जो है पोपा। विसुसियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये है आपका इटली के अंदर, इटली के अंदर, और फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये है आपका जापान के अंदर, जापान में, ठीक है।
और उसके बाद नारकोंडम, नारकोंडम है ये भारत के अंदर, भारत में है। भारत के अंदर दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, एक है आपका, मैंने नहीं बताया वहाँ पर, तो जो भारत के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपका बैरनद्वीप, है ना। बैरन ज्वालामुखी जो है या बैरनद्वीप ज्वालामुखी जो है ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। और उसके बाद जो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है भारत के अंदर वो है आपका नारकोंडम। दो ही ज्वालामुखी प्रमुख रूप से हमारे यहाँ है, एक नारकोंडम है, एक जो है बैरन ज्वालामुखी है। और जो प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है वो हमने कहा नारकोंडम है भारत में, ठीक है। बाकी पोपा ज्वालामुखी ये जो है आपका म्यांमार के अंदर, म्यांमार में, ठीक। तो आपसे जब भी पूछा जाए प्रसुप्त ज्वालामुखी तो प्रमुख रूप से आप विसुशियस इटली के अंदर, फ्यूजियामा जापान के अंदर, नारकोंडम भारत के अंदर, पोपा जो है म्यांमार के अंदर, ये सारे ज्वालामुखी हैं। मतलब इसमें भविष्य में उद्गार होने की संभावनाएं हैं इन सारे ज्वालामुखियों में, ठीक है। इसके आगे की जो चीजें हैं, शांत ज्वालामुखी, ठीक है, शांत ज्वालामुखी या इसको कहा जाता है मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी मैंने कहा जिसमें जो है अब कभी जो है भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब जो है कोई संभावना, तो वर्तमान में कोई उद्गार हो रहा है ना तो कोई संभावना इसमें उद्गार होने की है। तो कौन कौन से उदाहरण है इसके, जैसे आपका मैंने कहा देवबंद, देवबंद, कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान, इसके अलावा किलिमंजारो, किलिमंजारो, और इसके अतिरिक्त आपका एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है। देवबंद, कोहे सुल्तान, किलिमंजारो, एकांकागुआ, ये प्रमुख रूप से हमने कहा किसके उदाहरण हैं, आपके शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी है वो कहा जाता है किलिमंजारो। कौन सा, सर्वाधिक मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और कहाँ पे है, तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में, ठीक है। बाकी देवबंद ज्वालामुखी ये भी आपका मृत ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पे, ईरान के अंदर, ईरान में, और ये भी आपका जो है कोहे सुल्तान, ये भी ईरान के अंदर है, ठीक है। बाकी एकांकागुआ है, एकांकागुआ आपका कहाँ पे है, ये जो है एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वत पर, एंडीज पर्वत पर, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए जो ज्वालामुखी है, चाहे वो हमने कहा आपका सक्रिय प्रकार का हो, चाहे प्रसुप्त प्रकार का हो, चाहे वो शांत या मृत प्रकार का हो, तो उदाहरण हमने कहा अवश्य आप याद रखिएगा, उदाहरण ही पूछे जाते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी किस प्रकार का है, और हमने कहा देश पूछा जाता है कि वह किस देश में है। तो मैंने यहाँ आपको जो है सारी बातें बताई कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कितने रूपों में हमने कहा पदार्थ निकलते हैं, तो तरल, ठोस और गैस अवस्था में निकलते हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, कौन कौन से ठोस पदार्थ निकलते हैं, सारी बातें। उसके बाद मैंने कहा ज्वालामुखी तीन तरह का होता है, सक्रिय प्रकार का, और ये जो होता है आपका मैंने कहा अवधि के जो है उद्गार के अवधि के आधार पर, ठीक है। तो उद्गार के अवधि के आधार पर या काल के आधार पर तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। और सारे उदाहरण मैंने बताए, और कहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है ये मैंने आपको बातें बताई, ठीक है। बाकी जब भी पूछा जाए तो ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि हमने कहा अगर इस तरह से ये ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमने कहा जो पृथ्वी के अंदर होती हैं वो हमने कहा बाहर आ जाता है, और हमने कहा जो उसका दबाव होता है अंदर वो हमने कहा कम हो जाता है।
तो इसीलिए हमने कहा इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। बाकी हमने कहा जो आपका परिप्रशांत पेटी है या प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसको अग्निवलय कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, तो क्योंकि ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं पर आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी मैंने कहा ज्वालामुखी चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको बताया प्रमुख रूप से। अब इसके बाद जो होगा हमारा इस अगला टॉपिक इससे संबंधित प्रश्नों का होगा, MCQs कराऊंगा उसका। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच पूरा क्लास देखने के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी इसके पहले हमने कहा आगे जाने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी इसको करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।